नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। हमारी नवमास की श्रृंखला चल रही है और इस नवमास को हम कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक कि हम नाड़ी अंशा को न जाने, क्योंकि नाड़ी अंशा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस नवमास को समझने का, कि जिसके द्वारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को आगे भविष्य में, भाग्य में या विवाह के पश्चात सुख है या दुख है, या इसका फाइनेंस कैसा होगा, या इसको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जो ये नाड़ी अंशा हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इस बात को समझने के लिए कि विवाह के पश्चात अथवा 27 वर्ष के पश्चात अथवा भाग्य के बाद में भाग्य में क्या स्थितियां रहती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नाड़ी अंशा क्या है और हम इसको कैसे अपनी कुंडली में या होरोस्कोप में कैसे लागू करके या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या मिलने वाला है या इसके भाग्य में क्या है। तो चलिए चलते हैं। नाड़ी अंशा के अनुसार जो लग्न है, आप पिक्चर में आप देखिए कि जो यहाँ पर एक लिखा हुआ है वह जो पार्ट है वह लग्न अंशा कहलाता है। इसी प्रकार जब हम दूसरे भाव पर चलते हैं तो दूसरे भाव का जो पार्ट है वह वित्त अंशा कहलाता है, यानी कि धन से संबंध रखने वाला, वित्त से संबंध रखने वाला, फाइनेंस से संबंध रखने वाला। ये देखिए, पहले आप इन अंशांश को समझ लीजिए कि ये जो 12 अंशांश हैं इनको क्या कहा जाता है, इनका किस प्रकार से अर्थ निकाला जाता है और नवमास में हमें किस प्रकार से अप्लाई करना है, ताकि हम जान सकें कि आगे भविष्य में क्या है। तो इसी प्रकार जो तीसरा भाव है उस भाव को विक्रम अंशा कहते हैं, चौथे भाव को सुख अंशा कहते हैं, पांचवें भाव को पुत्र अंशा कहते हैं, षष्ठ भाव को षष्ठ अंशा कहते हैं या चैलेंजिंग देने वाला अंश। इसी प्रकार जो 7वां भाव है वह भार्य अंशा कहलाता है, 8वां भाव निधन अंशा। इस 8वें भाव को केवल निधन ना समझें, क्योंकि जब किसी चीज का अंत होता है तो उसके साथ ही किन्हीं चीजों का जन्म भी होता है। तो इसे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को कहें या इसको ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के इसको कहें तो भी यह बहुत ही उचित होगा। अब हम नवम भाव की बात करते हैं। तो नवम भाव की जो स्थिति है वह भाग्य अंशा कहलाती है। इसी प्रकार 10 कर्म अंशा और 11वां जो भाव है वह लाभ अंशा। लाभ में कैसे भी लाभ हो इस बात का ध्यान नहीं होता, इसमें सिर्फ लाभ ही होता है। अगर दुख भी होगा तो भी लाभ आएगा। इसे कहीं पर रुद्र अंशा भी कहा गया है, यानी कि रुदन होने के बाद, यानी कि किसी प्रकार से देखिए, अगर रुद्र अंश की बात करें तो यह क्या है, 8वें भाव से चौथा है, यानी कि निधन के बाद जो लाभ मिलने की स्थिति आए वह रुद्र अंशा कहलाती है। यानी कि जिस चीज का हमने द एंड मान लिया था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया क्योंकि निधन अंशा आया, लेकिन इसी निधन अंशा का जो चौथा, यहां से जब 8वें भाव से चौथे भाव को जाते हैं तो हमें ओरिजिनली लाभ का भाव मिलता है, तो वह लाभ अंश कहलाया। इसके बाद ही 12वां जो भाव है वह व्यय अंशा कहलाया। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि वह पार्ट जो खर्च हो वह व्यय अंशा है। अब इसको हमें कैसे किसी होरोस्कोप में देखना है, कैसे समझेंगे कि D1 चार्ट और D9 चार्ट का हम एक दोनों को पैरेलल रखेंगे, बराबर से रखेंगे, और अब हमारा यहाँ पर कंपैरिजन शुरू होगा कि D1 चार्ट का जो यह लग्न है वह D9 चार्ट में कहां पर है, क्या वह लग्न अंशा में है, क्या वह वित्त से संबंध रख रहा है, क्या वह विक्रम से संबंध रख रहा है। अभी ये सिर्फ लग्न की बात है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारा D1 चार्ट का जो लग्न है वह कहां पर स्थापित है, क्या चौथे भाव में है, सुख दे रहा है,
क्या 5वें भाव में है पुत्र दे रहा है, या हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति दे रहा है? क्या वह 6 भाव में है यानी कि चैलेंजेस ला रहे हैं? क्या वह 7वें भाव है यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल गए हैं? क्या वह ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि 8th भाव से यानी कि अष्ट भाव से संबंध रख रहा है? क्या वह भाग्य से संबंध रख रहा है? क्या वह कर्म से संबंध रख रहा है? क्या वह लाभ से संबंध रख रहा है, या सिर्फ व्यय हो रहा है? तो इस प्रकार हमने लग्न को D9 चार्ट में देखना है, तो हम यह जान सकेंगे कि यह जो लग्न है वह भाग्य में या भाग्य के जो हमने डी चार्ट है उसमें वह कहां पर स्थापित है। इसी प्रकार ही हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यहाँ तक कि राहु और केतु की भी स्थिति को देखेंगे कि वह इन नाड़ी अंशा के अनुसार कहां पर है। क्या वह हमें सुख दे रहे हैं? क्या वह हमसे कर्म करा रहे हैं? क्या वह हमें लाभ दे रहे हैं? क्या वह हमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस दे रहे हैं, या वह द्वादश भाव में रह करके भाग्य व्यय कर रहे हैं? तो इसी प्रकार हम इस नाड़ी अंशास को देखते हैं, और ये एक बहुत ही सुंदर ही प्रिडिक्टिव टूल है जिसका प्रयोग करके हम D1 चार्ट और D9 चार्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। मैंने आपको नवमांश की ही श्रृंखला में पुरुषार्थ के बारे में बताया कि कैसे पुरुषार्थ के थ्रू जान सकते हैं, उसी प्रकार ही यह नाड़ी अंशास भी है। तो इन नाड़ी अंशास का हम प्रयोग करके उनको समझ करके D9 चार्ट में उनको देख करके उनके बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य विवाह के बाद कैसा रहने वाला है, या व्यक्ति का जो कर्म है वह विवाह के बाद कैसा होगा, या किसी व्यक्ति का जो सुख है वह विवाह के बाद क्या स्थितियों को देने वाला है। तो इस प्रकार हम नाड़ी अंशास के थ्रू यह जान सकते हैं। मित्रों, ये था मेरा नाड़ी अंशास के थ्रू व्यक्ति के जीवन को देखना, जीवन दर्शन करना कि वो भाग्य में क्या लेकर के आया है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।